Hello, Namaskar, good morning everyone. I am Mojit Shankar from HIS and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper of 12th of June 2024. तो आज भी मैंने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और हम लोग इन आर्टिकल्स को देखेंगे कि कैसे ये आर्टिकल्स हमारे लिए यूपीएससी के प्रीलिम्स प्लस मेंस एग्जामिनेशन में हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसे तो आजकल का न्यूज़पेपर जो है वो पूरा पॉलिटिकल न्यूज से ही भरा हुआ रह रहा है, तो हमें उसी में से कुछ निकालना पड़ रहा है। तो अभी न्यूज को डायरेक्ट नहीं, उसके बैकग्राउंड स्टोरी को समझते हुए आज का हमारा सारा डिस्कशन होगा। जो पहला न्यूज है वो है कि हमारे जो ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर सर है अर्जुन राम मेघवाल जी, इन्होंने कहा है कि यूसीसी पे गवर्नमेंट सोच रही है। तो हम लोग यूसीसी के बारे में बात करेंगे कि यूसीसी क्या होता है, इस पे हम लोगों का डिस्कशन होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। आईआईएससी जो है हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, इन्होंने एक मशीन डेवलप करी है, एक टेक्निक डेवलप करी है कि ग्राउंड वाटर के कंटामिनेशन को कम किया जा सके। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डिस्कशन करेंगे। तीसरा, जनरल इंश्योरेंस का जो रेगुलेटरी बॉडी है आईआरडीएआई, उसने कुछ नॉर्म्स को ईज किया है, उसके बारे में हम लोगों का डिस्कशन होगा। और लास्ट डिस्कशन, यूएनएससी का एक रेजोल्यूशन आया है गाजा में वॉर को बंद करने के लिए, इस पे हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल आज क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंडा, सेज यूनियन लॉ मिनिस्टर मेघवाल। क्या है कि मेघवाल जी का कहना है, हमारे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर सर का कहना है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो गवर्नमेंट के एजेंडा का पार्ट है। ठीक है। कि इन्होंने क्या कहा है कि पहले से भी जो हमारी गवर्नमेंट रही है, मतलब जो मोदी गवर्नमेंट थी, उन्होंने पहले भी मोदी 2.0 वाली भी 1924 में उनका भी प्लान था यूसीसी का, एक बात चली थी। और अभी भी एक ये एजेंडा पे है हमारे। ये चीज क्या शो करती है कि गवर्नमेंट यूसीसी के तरफ एक इंटेंशन रखती है। तो हम लोग पहले समझते हैं ये यूसीसी होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए, पहले हम लोग वर्ड ब्रेकडाउन से समझें। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सिमिलर या सेम, मतलब एक ही जैसा कुछ। कि 10 लोग हैं अगर, तो 10 लोग जैसे एक ही जैसे कपड़े पहन रहे हैं। स्कूल हम लोग जाते थे तो यार यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। पुलिस की एक यूनिफॉर्म होती है, क्यों? क्योंकि सब एक ही जैसे लगे, यूनिफॉर्म। वही यहाँ पे हुआ यूनिफॉर्म। दूसरा सिविल। सिविल मतलब कि जो भी चीजें हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है, जो क्रिमिनल नहीं है, सिविल है। जैसे एडॉप्शन, बर्थ, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, मतलब आपका आपके पिताजी की जमीन आपके पास किस तरीके से आएगी, आपकी बहन के पास, आपके भाई के पास किस तरीके से जाएगी। ठीक है। फिर इसमें टैक्सेशन आ जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, उसका टैक्सेशन कैसे होगा। ये सारी चीजें आ गई आपकी सिविल में। ठीक है। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल तरीका है, उस पे कोई कोड बनेगा, उस बेसिस पे इनका काम चलेगा। ये सारी चीजों को चलाने के लिए एक ऐसा कोड बने जो यूनिफॉर्म हो सबके लिए। सबके लिए मतलब किसके लिए? हिंदूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए, सिख्स के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए, क्रिश्चियंस के लिए। क्या सिर्फ इन्हीं के लिए? जी नहीं, इनके अलावा ट्राइबल्स के लिए। ट्राइबल्स एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है यूसीसी। इन सब पे एक यूनिफॉर्म वे में काम चले, उस वो होगा हमारा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई कि यूसीसी क्या है, इसका मीनिंग क्या है और ये किन लोगों पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या यूसीसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड है? क्या इसका कोई बैकग्राउंड है, या ऐसे ही हवा में बात की जा रही है? तो जी नहीं, ये हवा में बात नहीं हो रही है। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच कम्स अंडर डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके हिसाब से आर्टिकल 44 जो है
उसका कहना है कि यूसीसी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बट ये अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अब आप कहोगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में है मेंशन फिर भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे क्योंकि ये डीपीएसपी में मेंशन है, और डीपीएसपी जो है वो एक गवर्नमेंट को रास्ता दिखाने के लिए है कि आप किस रास्ते पे चल के बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है, डीपीएसपी कोई बाउंडेशन नहीं हो गवर्नमेंट के ऊपर। ये एक वे फॉरवर्ड है, एक इनेबलिंग प्रोविजंस प्रोवाइड करने का एक रास्ता है। वहीं पे हमारा यूसीसी मेंशन्ड है कि भाई आप यूसीसी को ला सकते हो। तो अगर यूसीसी आता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही आएगा। ठीक है, तो हमने दो चीजें अभी तक समझ ली कि यूसीसी क्या है, ठीक है, यूसीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजन है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रोज क्या है, इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका बेनिफिट देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग इसका कॉन्स, इसका नुकसान। ठीक है, अब बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट कि जो लॉ है वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अभी देखिए, अभी क्या है कि अभी सबके पर्सनल लॉज जो है ना अलग अलग तरीके से गवर्न होते हैं। जैसे हिंदूज का जो पर्सनल लॉ है वो हिंदू क्रिमिनल कोड से, ये सॉरी, हिंदू फैमिली लॉ से कवर होता है। जो मुस्लिम का है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से कवर होता है। ये सबके अपने अपने पर्सनल लॉज। हिंदू पर्सनल लॉ में जैन, सिख्स और ये भी आ जाते हैं, आपके बुद्धिस्ट आ जाते हैं। फिर इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो अलग तरीके से चलता है। अलग अलग ट्राइबल ट्रेडिशंस है, उन लोगों का अलग अलग ट्राइबल ट्रेडिशन चलता है, वो लोग अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। इसके चलते क्या है ना कि लॉ में अलग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस हो जाती है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है। यूसीसी आएगा अगर तो उन कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि सारे सिटीजन्स अगर इंडिया के एक बराबर है, इक्वल है, तो उनमें से कुछ सिटीजन्स को अलग तरीके के राइट्स, कुछ सिटीजन्स को अलग तरीके के राइट्स क्यों? देखिए बहुत बड़ा सवाल उठता है कि मान लीजिए कि हिंदूज हैं, उनको अगर कुछ एक्स्ट्रा राइट्स मिल रही हैं, मुस्लिम्स हैं उनको कुछ अलग चीजों में एक्स्ट्रा राइट्स मिल रही हैं, तो ये क्यों हो? इस चीज को रोकने के लिए यूसीसी जरूरी है, इक्वलिटी लाने के लिए यूसीसी जरूरी है। थर्ड थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि टैक्सेशन। जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसा टैक्स पे करती है, वो टैक्स कम होता है एज कंपेयर टू एक पर्सनल टैक्स। ठीक है, इसमें एक ये भी है कि भाई टैक्सेशन में भी उसमें चेंजेस आते हैं, फैमिली टू फैमिली डिपेंड कर जाता है इसमें। ठीक है, चौथा, मैरिज। मैरिज का जो प्रोविजन है वो हिंदू में अलग तरीके से होता है, मुस्लिम्स में अलग तरीके से होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नेचर भी ठीक हो जाएगा इसके चलते, ऐसा मानना है। पांचवा, एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या है कि जब कोई बच्चे को गोद लेता है, ठीक है, उसका रूल भी जो है यूसी अलग अलग धर्मों के कोड के हिसाब से, हिंदू कोड, मुस्लिम कोड, इनके हिसाब से अलग है। अब अगर यूसीसी आ जाएगा तो ये अडॉप्शन भी एक तरीके से हो सकता है। और इनहेरिटेंस, मतलब जमीन कैसे कौन ले रहा है, अपने पूर्वजों की जमीन कैसे ट्रांसफर होगी, उसका भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ बन जाएगा, एक सीधी सीधी सी बात उस पर भी चलेगी, जो अभी तक एक कॉम्प्लेक्स मैनर में काम हो रहा है। ठीक है, तो ये तो इसके फायदे हो गए। अब इसका कुछ नुकसान है। जी हाँ, बिल्कुल नुकसान है। पहला नुकसान कि ये जो लॉ स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होगा, बट अगर नया लॉ सिस्टम आएगा, न्यू लॉ सिस्टम आएगा, तो उसको समझने में लॉयर्स की, जजेस की और इवन क्लाइंट्स की, जो लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, उनको एक समस्या आ सकती है कि भाई एक नया लॉ आ गया है, पहले वाला लॉ तो हमें पता था। ठीक है, दूसरा, इक्वलिटी की बात है, जो यही इक्वलिटी की बात यहाँ पे आके कौन ऐसे बन जाती है कि अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। अब जो लोग इनहेरेंटली अनइक्वल स्टैंड्स पे खड़े हैं, हिंदूज कुछ चीज में अलग स्टैंड पे खड़े हैं, मुस्लिम्स कुछ चीज पे अलग स्टैंड पे खड़े हैं, ट्राइबल्स कुछ चीज में अलग स्टैंड पे खड़े हैं, इन लोगों को आप एक ही साथ एक ही लाइन में खड़ा करके कैसे रख सकते हैं?
जब इन लोगों की मान्यताएं अलग अलग है, इन लोगों की सोच अलग अलग है, तो आप कैसे इक्वल बना सकते? ठीक है। तीसरा, मैरिज। अब मैरिज जो है वो एक सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन है, एक पर्सनल बिलीफ की बात है कि कौन किससे मैरिज करना चाहता है, कौन किसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, कौन किस तरीके से बिताना चाहता है। क्या एक इस तरीके की पर्सनल चीज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए? क्या अगर इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो गवर्नमेंट और भी किस किस चीज पे कंट्रोल कर सकती है किसी इंसान की? क्या इसकी कोई लिमिट है? क्या हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट को उतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, उतनी पावर देता है? ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। चौथा, एडॉप्शन। अब एडॉप्शन में ट्राइबल्स का रूल बहुत सारी चीजों में अलग अलग हो जाता है, मुस्लिम्स में अलग अलग हो जाता है। तो आप इन सबको एक फेज में जब लाइएगा तो क्या वो सारे स्टेक होल्डर्स मानेंगे इस बात को? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा। पांचवी चीज, इनहेरिटेंस। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी सिया का लॉ अलग है, सुन्नी लॉ अलग है। इसमें भी दोनों का अलग अलग तरीके से ही बंटवारा होता है। हिंदूज में अलग है। अब इन सबको आप सेम पेज पे कैसे लाएंगे अनटिल अनलेस वो लोग इसके लिए कॉन्फिडेंस में ना आए आप। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्राइबल्स के साथ। जो हमारे ट्राइबल लोग हैं वो लोग अभी भी बहुत पीछे हैं हमारे दुनिया से। जो हम लोग अपने आप को डेवलप्ड वर्ल्ड समझ रहे हैं, उस डेवलप्ड वर्ल्ड से वो लोग अभी लैग कर रहे हैं। अचानक से आप उन पे जाओगे और अपना नियम थोप दोगे? ये चीज कैसे एक्सेप्टेबल है? क्या वो लोग इस पे रिवॉल्ट नहीं करेंगे? क्या वो लोग इसके चलते प्रेशराइज नहीं महसूस करेंगे कि जो हजारों साल से उनकी संस्कृति चलते आ रही है आप अचानक से उसको बदलने जाओगे, तो क्या उनको उस चीज के चलते नेगेटिव इश्यूज नहीं आएंगे? ये सारी प्रॉब्लम यूसीसी में होगी। ठीक है। ये हो गया उसका बेनिफिट, ये हो गया उसका कॉन्स। अब हम लोग देखते हैं कि क्या यूसीसी इंडिया में कहीं पे इम्प्लीमेंटेड है? तो जी हाँ, दो जगह पे इम्प्लीमेंटेड है फिलहाल। एक तो है गोवा में। ठीक है। गोवा में पुर्तगीज का शासन था, तो वहां पे पुर्तगीज लॉ अभी भी एप्लीकेबल है। वहां पे एक तरीके का इसको यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड माना जाता है। वो अभी भी वहां पे चल रहा है गोवा। दूसरा, उत्तराखंड ने इस पे काम किया है। उत्तराखंड में अभी ट्राइबल्स को हटा के एक यूसीसी टाइप की चीज लाने की कोशिश हुई है। असम में भी बात चल रही है इस चीज को लेकर। इन सारे जगहों पे काम चल रहा है एक लोकलाइज लेवल। बट क्या ये पैन इंडिया इम्प्लीमेंट हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। ये तब उसके हम लोग बेसिक लेवल पे उसके प्रोज और कॉन्स तब जान पाएंगे, जो प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स है वो तब जान पाएंगे जब उसका ड्राफ्ट हमारे सामने आएगा। अभी यूसीसी का कोई ड्राफ्ट हमारे सामने है नहीं। अभी हम लोग एक ऊपरी तह पे बात कर रहे हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। बट क्या यही चीजें होंगी? ये तब पता चलेगा जब इसका प्रॉपर वे में ड्राफ्ट आ जाएगा हमारे साथ। ठीक है। तो हमने यूसीसी को काफी बढ़िया डिटेल में यहाँ पे कवर की। अब इस आर्टिकल में और भी एक चीज मेंशन है। वो मेंशन है वन नेशन वन इलेक्शन। और वन नेशन वन इलेक्शन में हमारे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर सर ने क्या कहा है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद सर के अंडर में जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और लॉ कमीशन जो है वो भी इस पे वर्क कर। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, वन नेशन वन इलेक्शन पे किसकी कमेटी बनी थी? रामनाथ कोविंद सर की कमेटी बनी थी। अब वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो ऐसी चीज है कि आपका भारत जो है, हमारा जो भारत देश है, हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं। ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज भी हैं दो, जहाँ पे इलेक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेचर का। अब इशू क्या होता है इसके चलते कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इलेक्शंस होते हैं, अलग अलग समय पे इलेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए, लोकसभा के इलेक्शंस खत्म हुए। अभी 3-4 महीने बाद आपके अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन फिर से होंगे। फॉर एग्जांपल हरियाणा में इलेक्शंस हो जाएंगे, आपके महाराष्ट्र में इलेक्शंस होंगे। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इलेक्शन होने लगते हैं, अलग अलग समय पे इलेक्शन होने लगते हैं, तो बहुत सारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं,
वो अपने इलेक्शंस में बिजी हो जाते हैं, अपने स्टेट के इलेक्शन में बिजी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अभी इलेक्शंस फिर से कहीं के अनाउंस होते हैं, फॉर एग्जांपल हरियाणा के इलेक्शंस हो गए, महाराष्ट्र के इलेक्शंस हो गए, तो जो लीडरशिप है हर एक पार्टी की, कांग्रेस की, बीजेपी की, आईएन, मान लीजिए कि वहां पे की और भी जो भी वहाँ की पार्टीज है, जेजेपी है, ये सारे लोग अभी जो अपने नेशनल पॉलिटिक्स से अभी तुरंत फ्री हुए हैं, ये छोड़ के फिर अपनी स्टेट पॉलिटिक्स के लिए चुनाव का प्रचार प्रसार ये सारी चीजों में लग जाएंगे। इसके चलते जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, वो सफर करेगी। सेम गोज विद महाराष्ट्र या कोई भी स्टेट में होगा, तो ये गवर्नेंस सफर करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इलेक्शन कैंपेन में पैसा खर्च होगा। अभी भी पैसा खर्च हुआ, अभी फिर स्टेट इलेक्शन होगा तो उसमें अलग पैसा खर्च होगा। ठीक है। तीसरी चीज कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन लगाती है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग जगहों पे फिर से लागू होगा, मतलब हरियाणा पे, महाराष्ट्र पे, जो भी स्टेट जहाँ पे इलेक्शन होगा वहां पे लगेगा। उसके चलते भी वहाँ के जो लोग हैं उनकी पर्सनल लाइफ, मतलब जो पब्लिक लाइफ है उनका बाहर आना जाना और सारी चीजें वो फिर से अफेक्टेड होगी। अलग अलग फेजेस में इलेक्शंस होंगे, तो वहां पे फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट फिर से करनी पड़ेगी। इसका एक अलग खर्चा बैठता है गवर्नमेंट पे। ठीक है। तो ये सारा जो है नुकसान है अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस होने के। लेकिन दूसरा पॉइंट है कि इसके फायदे क्या क्या है, तो फायदा यही सब है कि पैसे बच जाएंगे, टाइम बच जाएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक ही बार लगेगा, तो लोगों का भी थोड़ा सा परेशानी कम होगी। एग्जाम्स मान लीजिए उस टाइप पे होते हैं तो एग्जाम्स को डिले करना पड़ता है। ये सारी चीजें एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये बन जाता है कि क्या भाई इससे कोई नुकसान है? तो जी हाँ, बिल्कुल नुकसान है। नुकसान ये है कि जो लोकल मुद्दे हैं, जो लोकल पॉइंट्स हैं, वो दब जाएंगे। लोकल पॉइंट जो है वो दब जाएंगे नेशनल पॉइंट्स के पीछे, ऐसा कहना है। कैसे? कि एक मान लीजिए हरियाणा की अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, छोटी प्रॉब्लम्स होंगी, और ओवरऑल नेशन की अलग प्रॉब्लम होगी, बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब अगर दोनों इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं तो लोगों का फोकस नेशनल इशू पे अगर ज्यादा चले तो लोकलाइज इशू दब जाएगा, और लोकलाइज इशू पे ज्यादा चल गया तो नेशनल इशू दब जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ पे स्टेट का वोट डालना है, कहाँ पे नेशनल का वोट डालना है। अब ये कंफ्यूजन के चक्कर में किसी को डालना है, मान लीजिए एक्स पार्टी को वोट, वो जाके डालाएगा वाई पार्टी को वोट, स्टेट में या सेंट्रल में। तो ये एक प्रॉब्लम वहां पे ये भी देखने को मिलेगी। तीसरी प्रॉब्लम कि क्या सारे स्टेट्स इसके लिए राजी होंगे, सारी पार्टीज राजी होंगी कि नहीं होंगी, क्या होगा इस पे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है। खैर देखते हैं, जो भी इम्प्लीमेंट होती है चीजें उस पर हम लोग उस अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं। क्या है अगला आर्टिकल हमारा? कि आईआईएससी डेवलप्स मेथड टू रिमूव हेवी मेटल कंटामिनेशन फ्रॉम ग्राउंड वाटर। अब हमें ये अच्छे से पता है कि ग्राउंड वाटर में कंटामिनेशन बढ़ते जा रहे हैं। 113 डिस्ट्रिक्ट्स इन 21 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव आर्सेनिक लेवल अबव 0.01। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा होता है पर लीटर। और 223 डिस्ट्रिक्ट्स है, 23 स्टेट्स के, जहां फ्लोराइड का लेवल 1.5 मिलीग्राम पर लीटर हो चुका है, जो कि बियॉन्ड द परमिसेबल लिमिट है ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ठीक है। ये जो है हमारे लाइफ को, एनिमल्स के लाइफ को और हमारे इवन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी हार्म करता है। ठीक है। इस चीज को दूर करने के लिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, उन्होंने एक मेथोडोलॉजी को इन्वेंट किया है। क्या है वो मेथोडोलॉजी? कि रिमूविंग हेवी मेटल कॉन्टामिनेंट सच एज आर्सेनिक फ्रॉम ग्राउंड वाटर। अकॉर्डिंग टू आईआईएससी का कहना है कि ये 3 स्टेप मेथड होगा जिसकी अभी पेटेंट पेंडिंग है। अभी इसको पेटेंट राइट नहीं मिला है। पेटेंट किसके अंडर में आएगा? आईपीआर जो है हमारा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये एक पेटेंट। तो ये पेटेंट अभी तक नहीं मिला है।
ठीक है। और ये रिमूव करना हैवी मेटल को जो ग्राउंड वाटर से है ये जरूरी है, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सस्टेनेबल तरीके से रहे। ये जो मेथड है, अभी जब उसमें पेटेंट मिला नहीं है तो उसके पूरे के पूरे मैकेनिज्म के बारे में तो वो लोग डिस्कस करेंगे नहीं। बट वो जो बेसिक बात है कि वो जो प्रोडक्ट है हमारा, इन्वेंशन है, वो रिमूव करेगा सबसे पहले तो उसको ग्राउंड वाटर से। और वो जो उसमें रिमूवल के बाद आपका आर्सेनिक फ्लोराइड या जो भी कंटामिनेशन मिलेगा, उसको सीधे कहीं पे ले जाके डंप करने की जगह उसको इस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा ताकि वो अगर कहीं पे जाए भी, उसको जहाँ पे भी हम लोग डंप भी करें, तो वो हमारे ग्राउंड वाटर को या हमारे लैंड को कंटामिनेट फिर से ना कर दे। अब देखिए, इसका मतलब क्या है ये समझने की। अब फॉर एग्जांपल यहाँ के ग्राउंड वाटर में, ये ग्राउंड है हमारा, इसके नीचे पानी है। इस पानी में फॉर एग्जांपल आर्सेनिक था, ठीक है। अब उस मेथड से यहाँ से आर्सेनिक को तो एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। अब मान लिया वो आर्सेनिक किस कॉन्टेनर में है, तो अब ले जाके आपने इसको किसी दूसरे प्लेस में अगर डायरेक्टली डंप कर दिया, तो हो सकता है ना कि यहाँ भी वो धीरे धीरे डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ के ग्राउंड वाटर में मिल जाए। तो फिर आपने यहाँ से क्लीन किया, यहाँ भी यहाँ पे गंदा कर दिया, तो बात मिला जुला के बराबर रह गई। इस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ही कुछ ऐसी प्रोसेसिंग होगी कि वो फिर से कहीं पे डंप हो तो वहां जाके वो दोबारा पॉल्यूशन ना फैला सके। ठीक है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये प्रीलिम्स में सबसे पहले पॉइंट बना के पूछा जा सकता है कि आर्सेनिक पॉल्यूशन कितना है, फ्लोराइड पॉल्यूशन कितना है। ठीक है, तो पहले तो ये यहाँ से ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है हमारा मेंस प्रोस्पेक्टिव से, या फिर प्रीलिम से ही पहले एक बार समझते हैं कि अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कि भाई ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन रिमूव करने का जो है वो आईआईटी दिल्ली ने डेवलप किया था, तो जी नहीं, आईआईएससी ने डेवलप किया था। ठीक है। तीसरा, मेंस पॉइंट्स। मेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को कैसे कम किया जा सकता है, तो अलोंग विथ अदर पॉइंट्स हम लोग ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आईआईएससी ने एक मेथड डेवलप किया है, और उसके बारे में हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? आईआरडीएआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है जो जनरल इंश्योरेंस के नॉर्म्स को इजी किया है। अब क्या इजी किया है ये जानना हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन। यूपीएससी ये चीज नहीं पूछेगी। तो यूपीएससी क्या पूछेगी? यूपीएससी का सबसे पहला सवाल होता है कि इंश्योरेंस को रेगुलेट भारत में कौन करता है। तो आपको लिखना होगा आईआरडीआई। जैसे बैंक्स का रेगुलेटर कौन है इंडिया में? आरबीआई। ठीक है, उसी तरीके से इंश्योरेंस का रेगुलेटर कौन है? आईआरडीआई। अब इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है? कुछ जनरल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कार इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस होता है। ठीक है, ये सारे अलग अलग तरीके के इंश्योरेंसेस। तो वही आईआरडीआई ने कुछ नॉर्म्स को ईज किया है, किसके लिए? जनरल इंश्योरेंस के। ठीक है, और क्या है भाई कि जनरल इंश्योरेंस जो है वो कैन नॉट रिजेक्ट द क्लेम फॉर want of document need to comply with strict timeline while settling claims। जैसे कि पहले रूल कैसे था कि आपको अगर कोई भी क्लेम लेने जाना है, जैसे आपने कोई इंश्योरेंस कराया है, जनरल इंश्योरेंस कराया है, और आप उसके पैसे लेने जा रहे हो जब किसी उस कंपनी के पास, तो वो लोग किसी डॉक्यूमेंट के ना होने के चलते आपकी क्लेम्स को डिले कर सकते थे या रिजेक्ट कर सकते थे। तो अब आईआरडीआई का कहना है कि अगर वो टाइमलाइन पे नहीं भी मिल रहा है आपको डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट आपको लेट सबमिट भी किया जा रहा है, तो भी आप लोगों के पैसों को डिनाई नहीं कर सकते हो, उनके क्लेम को डिनाई नहीं कर सकते हो। आपको पे एज यू ड्राइव या पे एज यू गो के पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा, ये उनका कहना है। ठीक है, ये हो गया इस आर्टिकल में, बस यही चीज है। अब चलिए लास्ट आर्टिकल पे आते हैं। लास्ट आर्टिकल है कि यूएनएससी इंडोर्सेस सीज फायर रेजोल्यूशन टू एंड गाजा वॉर। फाइनली
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो यूएन की एक बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, जो बाकी मेन मेन कामों को देखती है सिक्योरिटी रिलेटेड, उसने अप्रूव कर दिया है रेजोल्यूशन को, जो इंडोर्स करता है कि सीज फायर किस तरीके से एम होगा। सीज फायर को करना पड़ेगा गाजा के रीजन में। जो वॉर चल रही है इसराइल और हमास के बीच में गाजा में, उसको अब आपको बंद करना पड़ेगा। और ये जो सीज फायर का मेथड है वो लाया कौन? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। इस बार यूनाइटेड स्टेट्स का ही कहना है कि रिजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और आप लोगों को, जो जो बिडेन है, यूएस के प्रेसिडेंट, उनका कहना है कि इसराइल ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। इसराइल ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। अब हमास भी इसको मान ले। इसराइल की प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि इसराइल के बहुत सारे हॉस्टेजेस हमास के पास, जिनको हमास छोड़ने को राजी नहीं है। वो कह रहा है कि पहले सीज फायर करो तब हम छोड़ेंगे, इसराइल का कहना है पहले तुम छोड़ो तब हम सीज फायर करेंगे। अभी यूएनएससी ने वही कहा है कि हमास को भी मानना पड़ेगा ये जो 3 फेज का प्लान है। ठीक है। और अगर नहीं मानेंगे तो फिर यूएनएससी अपने तरीके से जो भी एक्शन लेना होगा वो लेगा। और यूएनएससी जो है वो एक 15 मेंबर्स बॉडी है, जिसमें 5 जो है परमानेंट मेंबर है और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर। इंडिया फिलहाल इसका मेंबर नहीं है। ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, इनके पास वीटो पावर होती है। ठीक है। और इन लोगों के पास वीटो पावर नहीं होती। तो इन 15 लोगों में से 14 लोगों ने वोटिंग करी है कि भाई, फेवर में किया है कि भाई आप लोग करिए, ये वॉर को रोकिए। और एक रशिया, रशिया जो है वो एब्सटेन कर गया था, मतलब उसने वोट नहीं किया। और तो रशिया एक वीटो मेंबर है, अगर वो इसके अगेंस्ट में वोट कर देता तो रेजोल्यूशन पास ही नहीं होता। बट रशिया हैज एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, वो वोट ही नहीं किया उसने। और बाकी जो 14 लोग बचे थे उन्होंने इसके फेवर में वोट किया है। तो इससे क्या होता है कि आपको उसको रोकना पड़ेगा, इन लोगों को माननी पड़ेगी बात, अदरवाइज यूएनएससी विल टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू देयर विल। ओके। और इससे प्रेशर दोनों पार्टी पे बनेगा और ये सारी चीजें। ठीक है। आज का हमारा डिस्कशन यहीं पे था। आपको सेशन कैसा लगा ये आप फीडबैक में बता सकते हैं। कल फिर कल के एनालिसिस लेके आपको यहीं मिलूंगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। साइनिंग आउट, ओजस शंकर।